ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सा माइक कौन है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल इंजीनियरिंग मेजरमेंट का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है, an unshielded moving iron voltmeter is used to measure voltage in AC circuit. If a stray DC magnetic field having a component along the axis of the meter coil appears, the meter reading would be। ठीक है, पहली बात तो यह कि इतना लंबा चौड़ा जो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है, इस स्टेटमेंट के पीछे जाना नहीं है, इस स्टेटमेंट के पीछे नहीं जाना है। मैं जब क्लास पढ़ा रहा था तो एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है वो सारे इंस्ट्रूमेंट, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करते हैं वो करते हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उस पे काम करता है। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो वर्क करता है वो किस प्रिंसिपल पे? इलेक्ट्रिक करंट के वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो या तो मैग्नेटिक इफेक्ट, या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। क्लियर है? यही तीन पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इसी तीन वर्किंग प्रिंसिपल पर ही काम करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। इफेक्ट बहुत सारे हैं बट इतने में 99% इंस्ट्रूमेंट इसी पे काम करते हैं। क्लियर है बात? जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। क्लियर है? तो प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट का हम ये कह सकते हैं उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड होगा। खुद का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और यही मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है जो पॉइंटर को डिफ्लेक्ट कराने में। क्योंकि अंदर में कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या होगा? पॉइंटर होगा। क्या होगा? पॉइंटर होगा। जब तक वो पॉइंटर मूव नहीं करेगा तब तक, लिसन, तब तक क्या वो रीडिंग देगा? नहीं देगा। तो आखिर पॉइंटर को मूव कौन करवा रहा है? पॉइंटर को अंदर कुछ तो होगा, अंदर भूत तो होगा नहीं जो उंगली से ऐसे करके क्या करेगा? पॉइंटर को मूव कराएगा। तो पॉइंटर के अंदर कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस करता है। कौन सा? टीडी। क्लियर बात? ठीक है, तो प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट में जब करंट फ्लो होता है उस करंट फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पॉइंटर क्या करता है? डिफ्लेक्ट होता है और रीडिंग देता है। ठीक है, उसको जहाँ तक रीडिंग दिखाना होगा उसको वहाँ पे रोकना होगा। क्या होगा? रोकना होगा। रोकने के लिए एक और मैकेनिज्म काम करता है, उसको बोलते हैं कंट्रोल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, अब पॉइंटर घूमेगा लेकिन 60 किलोमीटर प्रति आवर पे 10 एम्पियर पे उसको रुक जाना होगा। रुकने के लिए मैंने ये बोला कि अगर कोई पॉइंटर, अगर कोई मीटर है, ठीक है, और ये आपका इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग दे रहा है और यहाँ पे ये पॉइंटर है, ठीक है, और ये पॉइंटर पे कहीं ना कहीं किसी के द्वारा फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से ये पॉइंटर इधर क्या हुआ है? मूव हुआ है। तो ये जो टीडी लगा है, ये टीडी लगा है बिकॉज ऑफ अप्लाइड करंट, बिकॉज ऑफ अप्लाइड करंट, बिकॉज ऑफ अप्लाइड इनपुट, बिकॉज ऑफ दैट पैरामीटर दैट वी वांट टू मेजर। हम जिसको मेजर करना चाहते हैं उसकी वजह से क्या हुआ है? डिफ्लेक्शन टॉर्क क्रिएट हुआ है। क्लियर है? ठीक है, अब ये पॉइंटर को यहाँ पे 10 एम्पियर, हमने 10 एम्पियर दे रहा था, यहाँ पे हमने 10 एम्पियर दे रहा था, तो 10 एम्पियर पे पॉइंटर को रुक जाना चाहिए। तो कौन रोकेगा यार? एक तो इधर से धक्का दे रहा था, तो इधर से कौन रोकेगा? तो इधर से रोकने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं टीसी। कौन सा बोलते हैं? टीसी। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म और ये है डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म। ठीक है, कभी कभी आप बाइक, पुराना बाइक चलाए होगे, ठीक है, तो जो पुराने बाइक में जो पॉइंटर होता है वो डू 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 करते रहता है, ना 20 पे है, ना 40 पे है, ना 60 पे है, मतलब ऐसे क्या थरथराते रहता है। वो थरथराता क्यों है? वो थरथराता है बिकॉज ऑफ डैम्पिंग की वजह से। किसकी वजह से? डैम्पिंग की वजह से। और डैम्पिंग की वजह से प्रॉपर रीडिंग नहीं दे पाता। ठीक है, जो पॉइंटर है वो ऐसे 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 क्या करता है? थरथराते। कभी देखे होगा बाइक में
ठीक है, थरथराते रहता है, इसको भी रोकना चाहिए और रोकना पड़ता है फॉर द प्रॉपर रीडिंग के लिए, ठीक है। उसके लिए एक मैकेनिज्म और चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? डैम्पिंग मैकेनिज्म। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट में 3 मैकेनिज्म काम करते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क मैकेनिज्म, कंट्रोलिंग टॉर्क मैकेनिज्म और डैम्पिंग टॉर्क मैकेनिज्म। इसी मैकेनिज्म पे सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं? काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। अब जो डिफ्लेक्शन हुआ, वो जो हम अप्लाइड इनपुट दे रहे हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या हुआ? डिफ्लेक्शन टॉर्क क्रिएट हुआ। इतनी बात क्लियर है? ठीक, ओके। अब क्या है, इंस्ट्रूमेंट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर उस इंस्ट्रूमेंट को ऐसे किसी जगह पे लेके आ जाएंगे जहां पे बाहर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, क्या होगा? बाहर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ में आया बात? आपने अगर परफ्यूम लगाया है ना, आपने अगर परफ्यूम लगाया है और आपका परफ्यूम एकदम हार्ड परफ्यूम है, ठीक है, अब बगल वाला गुजर जाए तो हो सकता है कि असर आप पे ना पड़े, क्योंकि आपका परफ्यूम ऑलरेडी हार्ड है और आपने स करके मारा है, ठीक है, क्योंकि वो आपको फ्री में मिल गया था, ठीक है। शादी वादी में क्या होता है, जब फ्री में मिलता है ना, ठीक है, तो पूरा लगाता है, और जब खुद का होता है तो थोड़ा सा लगा के क्या करता है? छोड़ देता है, ठीक है। तो यदि आपका फ्री का है ना, तो आपके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। जब आपका खुद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होगा और यदि उसको दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के पास रखोगे तो उस इंस्ट्रूमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का खुद का मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होगा, उसको किसी दूसरे के पास रख देंगे तो पता चला कि रीडिंग में परिवर्तन आ जाएगा, और रीडिंग चेंज इसलिए होगा क्योंकि डिफ्लेक्शन टॉर्क किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको किसी दूसरे ने क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। यस और नो? तो एक लिसन, तो था क्या? एक हमारा खुद का मैग्नेटिक फील्ड था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एन अनसील्डेड मूविंग आयरन वोल्टमीटर, अनसील्डेड है, पैक नहीं किया हुआ है। क्या है? पैक नहीं किया हुआ है, ठीक है। यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज इन एसी सर्किट। If a stray DC magnetic field having a component along the axis of the meter coil appears, the meter reading will be, मतलब stray magnetic, stray का वर्ड यूज होता है बाहरी। कौन सा? बाहरी। यदि बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के सामने इसको अगर ला के रख देंगे तो क्या होगा? कौन सा? क्या होगा? तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्टिव नेचर का भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर का भी हो सकता है। यस और नो? अरे क्लियर है? तो अट्रैक्टिव, या अगर अट्रैक्टिव में होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? बढ़ जाएगा, और रिपल्सिव होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। यस और नो? आपका परफ्यूम एकदम हार्ड है, आप भयानक लगा रखे हो, ठीक है, उसका परफ्यूम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका परफ्यूम भी हल्का है और उसका परफ्यूम भी हल्का है, दोनों को एक दूसरे का परफ्यूम सुगंध में आएगा। यस और नो? बस ऐसा ही कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आइदर इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डीसी फील्ड। समझ में आए बात? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इन शॉर्ट हम यही बोल सकते हैं, प्रत्येक इंस्ट्रूमेंट में जब हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर वह किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड के पास आएगा तो इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, डिपेंडिंग अपॉन बाहरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है। यस और नो? सो नेट मैग्नेटिक फील्ड विल आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आए बात? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए 0 से 10 मिली एम्पियर पीएमएमसी, पीएमसी को बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। देखो कहीं भी अगर ऐसा लिखा रहे ना 0 से 10, ऐसा लिखा रहे 0 से 10, अगर कहीं भी ऐसा रहे, ये लिखा रहे, इसका मतलब समझना कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना मेजर कर सकता है? 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, ठीक है। अमीटर रीड्स 4 मिली एम्पियर इन ए सर्किट। तो 0 से 10 उसका रेंज था जिसमें वो कितना मेजर कर रहा है? 4 मिली एम्पियर मेजर कर रहा है। इट्स बॉटम कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली, कह रहा है इसके बॉटम कंट्रोल स्प्रिंग स्नैप सडनली।
द मीटर विल नाउ रीड नियरली। होता क्या है, ये जो पीएमएमसी है, इस पीएमएमसी में हम लोग दो प्रकार के स्प्रिंग यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं? दो स्प्रिंग यूज करते हैं, एक बॉटम स्प्रिंग और एक अपर स्प्रिंग। ठीक है, बॉटम स्प्रिंग से हम इनपुट देते हैं, क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, और अपर स्प्रिंग से हम कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। आ रही बात समझ में? बॉटम स्प्रिंग से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं, और अपर स्प्रिंग से कंट्रोल करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉटम स्प्रिंग को ही सडनली निकाल के फेंक दिया गया, स्नैप आउट, बाहर क्या कर दिया गया? फेंक दिया गया। जब जिससे इनपुट दे रहे थे उसको ही फेंक देंगे, ठीक है, तो क्या उस इंस्ट्रूमेंट में इनपुट जाएगा? नहीं। और जब इनपुट ही नहीं जाएगा तो वो क्या रीड करेगा? नहीं। व्हाट इज द रीडिंग? 0 एम्पियर। 0 एम्पियर आंसर। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? हाँ, वो रहता तो, हाँ सुनोगे, अगर अपर स्प्रिंग हटा दिया जाता तो क्या होता? कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, खुला सांड की तरह क्या होता? घूमते रहता। ठीक है, खुले सांड की तरह। ठीक है, तो जरा बताओगे, 0 से स्टार्ट होता, कहाँ तक जाता? 10, तो पॉइंटर सीधा यहाँ पहुँच जाता, 10 हो जाता, 10। हाँ, ऐसा क्वेश्चन है भी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो अगर अपर, सिंपल सी बात है, अगर कंट्रोल मैकेनिज्म ना हो, अगर कंट्रोल मैकेनिज्म ना हो तो मीटर हमेशा रीड, इसको बोलते हैं FSD, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अगर कंट्रोल मैकेनिज्म ना हो तो इंस्ट्रूमेंट सीधा लास्ट पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, चलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट इज, एन एडवांटेज ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल, PMMC। PMMC के पास खासियत है कि इसका टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा होता है। कौन सा? टॉर्क टू वेट रेशियो, मतलब जो डिफ्लेक्शन टॉर्क क्रिएट हुआ है और जो उस पूरे मशीन का जो वेट है, टॉर्क टू वेट रेशियो क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? तो इस इंस्ट्रूमेंट की खासियत है हाई टॉर्क टू वेट रेशियो। और फॉर बेटर इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट अच्छा होगा जिसका टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा, क्या होगा? ज्यादा। अगर टॉर्क टू वेट रेशियो ज्यादा नहीं होगा ना, ठीक है, तो पता चला पॉइंटर घूमवे नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए डीसी वोल्टमीटर हैज ए सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इस बार बीपीएससी के लिए, बीपीएससी में 70th वाला क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा है। क्वेश्चन क्या है? ए डीसी वोल्टमीटर हैज सेंसिटिविटी ऑफ 1000 ओम पर वोल्ट। सेंसिटिविटी कहते किसको हैं? इसको बोलते हैं 1 अपॉन कौन सा? IM। 1 अपॉन IM। कम से कम करेंट, कम से कम करेंट जिससे पॉइंटर में डिफ्लेक्शन हो जाए, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वोल्टमीटर सेंसिटिविटी। फॉर बेटर इंस्ट्रूमेंट, वोल्टमीटर सेंसिटिविटी शुड बी हाई। क्या होना चाहिए? हाई। हाई उसी का होगा जिसमें करंट रिक्वायर्ड क्या होगा? कम। मतलब पता चला 5 एम्पियर दे रहे हैं, इस पॉइंटर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन हम 0.5 एम्पियर भी दे रहे हैं और पॉइंटर क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। इसका मतलब 0.5 एम्पियर को भी जो अमीटर वो क्या किया? डिटेक्ट कर लिया। इसलिए बोलते हैं फॉर ए बेटर इंस्ट्रूमेंट वोल्टमीटर सेंसिटिविटी शुड बी हाई। वोल्टमीटर सेंसिटिविटी हाई का मतलब है कि ये नेग्लिजिबल से नेग्लिजिबल करंट को भी क्या कर लेगा? डिटेक्ट कर लेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। When it measure half the full scale in 100 volt range, क्वेश्चन कह रहा है कि जब यह मेजर कर रहा है 100 वोल्ट को, ये क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। 100 वोल्ट को क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है। द करेंट थ्रू द वोल्ट मीटर इज, आपका करेंट कितना होना चाहिए? ए डीसी वोल्ट मीटर है सेंसिटिविटी ऑफ कितना? 1000 ओम पर वोल्ट। वेन इट मेजर हाफ द फुल स्केल, कितना स्केल? हाफ द फुल स्केल। जब हाफ द फुल स्केल चाहिए होगा 100 वोल्ट रेजर में, इसका मतलब वो इंस्ट्रूमेंट कितना मेजर कर रहा है?
50 वोल्ट मेजर कर रहा है। तो जब 50 वोल्ट मेजर कर रहा होगा, ठीक है, तो उस समय उससे करंट कितना जा रहा होगा, उससे करंट कितना जा रहा होगा, 100 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, 0.5 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर, कितना जा रहा होगा। एक इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट है, क्वेश्चन में ये है वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी कहते हैं मिनिमम करंट फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज कॉल्ड वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी। और उसके लिए करंट रिक्वायर्ड कितना है, तो सुनेगा यहाँ से हम आई एम निकाल लेंगे, तो आई एम इजकल टू कितना 1/S भी, तो ये कितना 1/, अरे यही ना, इसका मतलब ये हो गया 0.00 कितना 1, 00 इतना 1 कौन सा एम्पियर, अरे क्लियर है। तो इतना करंट चाहिए किसके लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, इतना करंट चाहिए किसके लिए, फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। तो जब वो हाफ स्केल डिफ्लेक्शन कर रहा, जब हाफ स्केल पे मेजर कर रहा होगा तो करंट कितना चाहिए होगा, इसका आधा चाहिए होगा। और करंट कितना चाहिए इसका आधा चाहिए होगा। बस इसके आधे करंट पे क्या हो गया आपका, इतना करंट पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसका हाफ करंट दे देंगे, तो क्या होगा, हाफ डिफ्लेक्शन आपका हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा आंसर, कौन सा, सी। अरे क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का मतलब कौन सा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, PMMC, ठीक है, PMMC। ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज मेड इनटू ए DC अमीटर बाय कनेक्टिंग। सुनिएगा, एक गैल्वेनोमीटर होता है, उस गैल्वेनोमीटर को हम यूज कर सकते हैं, जो गैल्वेनोमीटर को ही बोलते हैं हम लोग PMMC, ठीक है। और ये होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं IM, और इसको बोलते हैं कौन सा, RM। बस इतना लिख दिया, इसका मतलब ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर को DC अमीटर के में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमेशा हम लोग लगाते हैं कौन सा, RSH, इसको बोलते हैं शंट रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, शंट रेसिस्टेंस। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, शंट रेसिस्टेंस लगाते हैं। अमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लगाते हैं, RS, सीरीज रेसिस्टेंस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सीरीज रेसिस्टेंस। तो चार बातें सुन लो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट रेसिस्टेंस लगाते हैं, जिसका वैल्यू होना चाहिए कम से कम। दोनों बात याद रखना, शंट में होना चाहिए और कम से कम। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा रेसिस्टेंस लगाते हैं किसमें, सीरीज में, और उसका वैल्यू होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर है, ये चारों बातों याद रखिएगा, इस पे BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है। हाँ, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए शंट लगाएंगे, उसका वैल्यू होना चाहिए कम से कम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज रेसिस्टेंस, और उसका वैल्यू होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलोगे 6, ए मैंगनीज स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस, ए मैंगनीज स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ मूविंग कॉइल अमीटर कंसिस्ट ऑफ मिली अमीटर एंड सुटेबल शंट इन ऑर्डर टू। होता क्या है, लेकिन होता क्या है, एक इफेक्ट होता है पूरे इंस्ट्रूमेंट में एक इफेक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। कौन सा, टेम्परेचर इफेक्ट। टेम्परेचर इफेक्ट की वजह से हमारा जो रीडिंग है वो रीडिंग अफेक्ट होता है। हमारा रीडिंग क्या होता है, अफेक्ट होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा रीडिंग कैसा हो, प्रॉपर रीडिंग हो। उस प्रॉपर रीडिंग के लिए हम एक ऐसा मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिस पे टेम्परेचर का इफेक्ट ना हो, उसको हम लोग बोलते हैं मैंगनीन। कौन सा, मैंगनीन। और जिस रेसिस्टेंस को लगाते हैं उसको बोलते हैं स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस। कौन सा, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस। तो 3-4 बातें याद करना है। टेम्परेचर इफेक्ट होता है जिससे रीडिंग आपका अफेक्ट होता है। टेम्परेचर इफेक्ट को दूर करने के लिए हम स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस लगाते हैं। क्लियर है, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस यूज्ड फॉर
कंट्रोलिंग द टेम्परेचर इफेक्ट। कौन सा? टेम्परेचर इफेक्ट। तीसरी बात, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस हमेशा किसका बना होता है? मैंगनीन का। किसका? मैंगनीन का। और चौथी पांचवी बात एक याद रखना, स्प्रिंग जब भी बनाते हैं, जो कंट्रोल स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग हमेशा बनाते हैं फास्फोरस ब्रॉन्ज का। किसका? फास्फोरस ब्रॉन्ज का। क्लियर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, फास्फोरस ब्रॉन्ज आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो याद रखना, स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस किससे? मैंगनीन से। और स्प्रिंग किससे? फास्फोरस ब्रॉन्ज से। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, सो इसका आंसर कौन सा होगा? ए, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 7, ए गैल्वेनोमीटर विथ फुल स्केल करंट ऑफ 10 मिलीएम्पियर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 1000 ओम। द मल्टीप्लाइंग पावर, द रेशियो ऑफ मेजर्ड करंट टू द गैल्वेनोमीटर करंट ऑफ 100 ओम शंट विथ दिस गैल्वेनोमीटर इज। होता क्या है, एक गैल्वेनोमीटर का डिसएडवांटेज है, कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 100 मिली एम्पियर तक को मेजर कर सकता है। किसको कर सकता है? 100 मिली एम्पियर से ज़्यादा वो मेजर नहीं कर सकता है। ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। द मैक्सिमम करेंट मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ एनी पार्टिकुलर गैल्वेनोमीटर इज़ वेरी वेरी लो एंड इट इज़ अप टू 100 मिली एम्पियर। तो हम क्या करते हैं, उस सर्किट को मॉडिफाइड करते हैं। क्या करते हैं? उस सर्किट को मॉडिफाइड करते हैं ताकि इसका रेंज बढ़ जाए। और मॉडिफाइड करने के लिए क्या करते हैं? अमीटर बनाना होता है तो शंट में लगाते हैं रेसिस्टेंस, और अगर वोल्ट मीटर बनाना होता है तो सीरीज में लगाते हैं रेसिस्टेंस। क्लियर है? तो वहाँ पे एक मल्टीप्लाइंग पावर डिफाइन होता है, और उस मल्टीप्लाइंग पावर को हम लोग बोलते हैं एम से। क्या बोलते हैं? एम से। और जो एम होता है वो एम होता है आई अपॉन कौन सा? आई एम। आई अपॉन आई एम। ये वो करंट है जो पहले फ्लो हो रहा था, ये वो करंट है जो हम चाहते हैं इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो जरा बताना, हम इसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं कहाँ तक? एक गैल्वेनोमीटर फुल स्केल कितना आपका? 100 मिली एम्पियर, हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 1000 ओम। ठीक है, द मल्टीप्लाइंग पावर, द रेशियो ऑफ मेजर्ड करंट टू द गैल्वेनोमीटर करंट ऑफ ए 100 ओम शंट विद दिस गैल्वेनोमीटर इज। इसका मतलब ये है कि हमको एम निकालना है, हमको आई एम पता है लेकिन हमको आई पता नहीं है। अरे क्लियर है? तो हम ये निकाल लेंगे, अगर हमको आई पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। अरे क्लियर है? ठीक है, अब समझना है क्या, एक फॉर्मूला है RSH। कौन सा? RSH। शंट रेसिस्टेंस, कितना शंट रेसिस्टेंस लगाएं? ये है हमारा RSH। हम कितना शंट रेसिस्टेंस लगाएं जिससे ये जो IM फ्लो हो रहा था अब ये इस I को मेजर कर ले। इसके लिए फॉर्मूला है हमारा RM अपॉन M-1। कितना? M-1। और जो हमारा ये होता है RM अपॉन, ये होता है I अपॉन कितना? IM-1। अरे क्लियर है? ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो ये हमें M निकालना है। पहले हमें क्या निकालना है? M निकालना है। एक बात बताओगे, तो हम क्या यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? देखो जरा, मैं फिर से लिख रहा हूँ, RSH इजकल टू RM अपॉन M-1। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि M-1 इजकल टू RM अपॉन कितना? RSH। RM, इस क्वेश्चन में RM कितना गिवन था? कितना? 1000। ठीक है, तो RM 1000 गिवन था, और लिसन जो RSH है वो कितना है? 100। इसका मतलब ये कितना निकल गया? 10। तो इसका मतलब ये कि M-1 इजकल टू कितना? 10। तो M इजकल टू कितना? 9। सो हमारा 11। तो व्हाट इज आंसर? C इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद करिएगा, इस फॉर्मूला को बार बार यूज करेंगे हम। ठीक है, क्लियर? हाँ सुनिएगा ध्यान से, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं दोनों का।
मैं फार्मूला लिख देता हूँ दोनों का, एक तो गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाना और गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर बनाना, ठीक है। यदि मुझे अमीटर बनाना होगा तो हमको शंट रेसिस्टेंस चाहिए और इसका फार्मूला क्या होगा, आर एम अपॉन एम माइनस वन, और ये होगा आर एम अपॉन, जहाँ पे एम क्या है, एम है आई अपॉन आई एम माइनस वन, ठीक है। और अगर हमें वोल्ट मीटर बनाना होगा तो हम हमेशा सीरीज रेसिस्टेंस लगाते हैं और इसका फार्मूला होता है आर एम इंटू एम माइनस वन, जहाँ की यहाँ पे जो एम होता है वो वी अपॉन वी एम माइनस वन, ठीक है। ये वो वोल्टेज जो मेजर कर रहा था, ये वो वोल्टेज जिसमें हमने रेंज को इंक्रीज किया। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? जो लोग क्लास नहीं किए हो, आ रहा है? ठीक है। और जो लोग क्लास किए होंगे उनको फीलिंग हो रही होगी, ठीक है। चलिए, सो सी आंसर ना। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए पीएमएमसी वोल्ट मीटर is connected across a series combination of DC and कौन सा AC। अरे क्लियर है? मतलब DC सप्लाई है और हमारा AC सप्लाई क्वेश्चन में गिवन है, और यहाँ पे लगा दिया गया है कौन सा, PMMC। PMMC में एक ड्रॉबैक और है कि PMMC सिर्फ और सिर्फ DC को मेजर करता है, AC के केस में ये हो जाता है फिसड्डी, ये AC को मेजरमेंट नहीं कर पाता, ये AC मेजरमेंट नहीं कर पाता, इसलिए बेचारा ये PMMC इसको मेजर नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको मेजर करेगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तुम लोग से बना है क्या, नहीं बना है? हाँ सात्विक, बना तुमसे? तुमसे बना है? हैं? क्यों नहीं बना? कौन सा? कैसे क्या करना है? डीसी और कौन सा, एसी। डीसी को मेजर नहीं करेगा, किसको करेगा, एसी को करेगा, बस। क्वेश्चन नंबर 9। एन अमीटर हैज करेंट रेंज 0 से 5 एम्पियर। कितना रेंज है उसका, 0 से 5, एंड इट्स इंटरनल रेसिस्टेंस इज 0.2 ओम। क्लियर है? इन ऑर्डर टू चेंज द रेंज 0 से कितना, 25, 0 से 25, वी नीड टू ऐड ए रेसिस्टेंस ऑफ। पहली बात तो सर ये हमारा क्या हो गया, आई एम, और ये क्या हो गया, आई, ये क्या हो गया, आर एम। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, आर एस एच। अभी फार्मूला लिखाया हूं, ठीक है, आर एम अपॉन आई एम बाई आई माइनस कितना, 1। क्लियर है? ठीक है। पुटिंग द वैल्यू, फाइंडिंग द आंसर। आर एम कितना, 0.2, आई एम, आई सुनिएगा, सॉरी, आई अपॉन कितना, आई एम, ठीक है। तो आई कितना, 25, आई 25, आई एम कितना, 5 माइनस 1। तो सर 0.2 अपॉन 50, 25, 5 में से 1 गया, कितना आपका, 4। अरे यस और नो? क्लियर है? तो कौन सा आंसर, डी, इन पैरेलल विथ मीटर। क्लियर है? ये बना था, हैं? चलिए, हो गया? कोई बड़ा बात नहीं है, क्वेश्चन उठ के चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। द सॉटूथ वोल्टेज वेव फ्रॉम शोन इन फिगर इज फेड टू ए मूविंग आयरन वोल्टमीटर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। याद रखिएगा, 3 इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा फेमस है, PMMC, मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर। इसमें से PMMC सिर्फ DC को मेजर करता है और मूविंग आयरन और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर
एसी और डीसी दोनों को मेजर करता है, ठीक है। लेकिन जब ये एसी को मेजर करेगा तो वो किस वैल्यू को मेजर करेगा? आरएमएस। किसको मेजर करेगा? आरएमएस को मेजर करेगा। तो जो भी वेवफॉर्म आएगा इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर को या मूविंग आयरन को आएगा, वह उस वेवफॉर्म का क्या प्रोड्यूस करेगा? आरएमएस वैल्यू मेजर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? आरएमएस वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में, लिसन, क्वेश्चन में जो आपको वेवफॉर्म गिवन है ये कैसा है? ट्रायंगुलर। कैसा है? ट्रायंगुलर। आपको कुछ शॉर्टकट सिखा देता हूँ। अगर ए साइन ओमेगा नॉट टी है तो इसका जो आरएमएस होगा वह होगा ए बाई कितना? √2। कितना होगा? ए बाई √2, ठीक है। और अगर ट्रायंगुलर होगा, कैसा होगा? ट्रायंगुलर होगा तो ट्रायंगुलर में Vm बाई √3। Vm बाई कितना? √3, ठीक है। सो मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 100। मैक्सिमम वोल्टेज 100 है। सो व्हाट इज द आंसर? 100√3, ठीक है। साइनोसॉइडल का आरएमएस वैल्यू मैक्सिमम अपॉन √2, चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो। ट्रायंगुलर के केस में मैक्सिमम अपॉन √3। पता है ये क्वेश्चन क्यों दिया हूँ? ये क्वेश्चन मैं बस इसलिए दिया हूँ क्योंकि सबको पता है साइनोसॉइडल का। किसका पता है? साइनोसॉइडल का। ट्रायंगुलर को किसी को पता नहीं होता, ठीक है, इसलिए दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, ए 0 to 50 एम्पियर मूविंग क्वाइल अमीटर, मूविंग क्वाइल मतलब परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, अमीटर हैज वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 0.1 वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सुनिएगा, इसका जो रेंज है वो रेंज आपका 0 से कितना है? 50। इसका मतलब ये वाला है क्या? इसका IM। और ये वाला क्या है उसका? VM। कौन सा? VM। जब IM और RM को मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो क्या निकल गया होगा? VM निकल गया होगा, ठीक है। अक्रॉस इस टर्मिनल एट फुल स्केल डिफ्लेक्शन द एक्सटर्नल शंट रेसिस्टेंस नीडेड टू एक्सटेंड इट्स रेंज कितना? 500। तो 500 तुम्हारा क्या है? I। 500 I है। IM कितना है? 50। VM कितना पता है? 0.1। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको RM पता नहीं है, क्योंकि सर हमें पता है फार्मूला। सर फार्मूला ये होता है RSH इक्वल टू कितना? RM अपॉन I अपॉन IM माइनस 1। ये निकालना है सर, ये पता है, ये पता है, लेकिन ये पता नहीं है। तो सर वो कैसे निकालेंगे? बड़े आसानी से, ठीक है। VM इक्वल टू कितना? IM इंटू RM। तो सर RM इक्वल टू हाउ मच? VM अपॉन IM। तो सर क्वेश्चन में VM कितना पता है? 0.1, ठीक है। जहां पे IM कितना पता है? 50। कितना पता है? 50। अरे क्लियर है? तो सर ये जो निकल गया अभी इसको हम बोलते हैं 1 अपॉन कितना? 500। हम बाद में अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो जरा बताओगे। इसीलिए सर RSH इक्वल टू सर कितना? 1/500। 1/500 इंटू I अपॉन IM, ठीक है। तो I कितना? 500 अपॉन में कितना? 50 माइनस 1। यही होगा ना? अरे बोलो ना, यही होगा। तो सर ये हो गया 1/500। और सर ये कितना हो गया? 10 माइनस 1, तो मतलब ये कितना हो गया? 9। अरे हो गया। बस इसको सोल्व करना है, वो आपका क्या आ जाएगा? आंसर कितना? देखो दो, अप्रोक्सीमेट निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया? (0.002) एक कौन सा है? हाँ मिली, ठीक है। क्वेश्चन में किसमें गिवन है? मिली में, ठीक है, मिली में, ठीक है। हो गया? चलो, आप यहीं से मिली में कन्वर्ट कर सकते थे। यहीं से क्या कर सकते थे? मिली में कन्वर्ट कर सकते थे। चले कोई बात नहीं, वो तो आपके स्पीड पे है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 ये कह रहा है ए 100 माइक्रो एम्पियर अमीटर, 100 माइक्रो एम्पियर मतलब ये कितना है? IM है। क्या है? IM है। हैज इंटरनल रेसिस्टेंस कितना? 100 मतलब ये क्या है? RM है। तो सर ये वाला हमारा क्या है? IM है, और सर ये वाला क्या है? RM है। फॉर एक्सटेंडेड इज इट्स रेंज टू मेजर 500 माइक्रो एम्पियर, इसका मतलब ये क्या है? I। तो संट कितना चाहिए? तो संट कितना चाहिए? RSH इक्वल टू कितना? RM, तो कितना? 100 I अपॉन IM, तो सर ये 500 और ये कितना? 100। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल आउट, अरे यस और नो? तो सर ये हो गया 100 अपॉन ये कितना हो गया? 5 1 4, तो ये कितना? 25 ओम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो सर इसका आंसर कितना? सी, 25 ओम आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है क्या कह रहा है? द इंडक्टेंस ऑफ सर्टेन मूविंग आयरन अमीटर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। इज एक्सप्रेस्ड एट, उसका इंडक्टेंस इतना गिवन है, ठीक है। वेयर थीटा इज द डिफ्लेक्शन इन द रेडियन फ्रॉम जीरो पोजिशन, ओके ठीक है। द कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क इज, द कंट्रोल स्प्रिंग टॉर्क मतलब ये जो तुम्हें गिवन है ये क्या गिवन है? TC। क्या गिवन है? TC। द डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इन रेडियन, द डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, डिफ्लेक्शन को हम लोग किससे मेजर करते हैं? थीटा से। किससे? थीटा से। पॉइंटर व्हेन द मीटर कैरीज ए करंट हाउ मच? 5 एम्पियर, ठीक है। ये क्वेश्चन इस सेट का सबसे टफ क्वेश्चन था। सबसे क्या था? टफ क्वेश्चन था, लेकिन देना मजबूरी है बिकॉज कि मुझे सबको टच कराना है, ठीक है। समझिएगा, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के केस में, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के केस में जो TD होता है वो TD होता है 1/2 I² DL/d थीटा। कितना होता है? DL/d थीटा। और किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जिसमें स्प्रिंग यूज हुआ है उसमें TC कितना होता है? K थीटा। कितना? K थीटा। और एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हमेशा TC और TD क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब सर ये हो गया कि सर K थीटा इक्वल टू 1/2 I² DL/d थीटा। अरे क्लियर है? ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? थीटा निकालना है, आपको ये निकालना है, ठीक है। और क्वेश्चन में लेसन क्या क्या पता है? क्वेश्चन में आपको L पता है, अरे पता है ना? अगर L पता है तो क्या DL/d थीटा निकल जाएगा, ठीक है। तो सब मैं यहीं पे कर देता हूं DL/d थीटा। DL/d थीटा 10 कांस्टेंट कितना? 0। 3 थीटा का कितना आपका? 3, और ये हो जाएगा -2 थीटा बाई कितना? 4। तो ये हो जाएगा 3 माइनस कितना? थीटा बाई 2। यस और नो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो सर ये हो गया DL/d थीटा। फटाक से इसको लिखिए तो मैं इसको डिलीट करूँगा। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन में लेसन, क्वेश्चन में TC पता है तो TC ये पूरा पता है। TC सर पूरा पता है, इसका मतलब सर ये हो गया, समझना, इसका मतलब सर ये हो गया TC क्वेश्चन में गिवन है 25 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू 1/2 इंटू I²। I² कितना है? I कहाँ गया? 5 एम्पियर। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 इंटू DL/d थीटा। तो DL/d थीटा भी कितना आया था? 3 माइनस 3 थीटा बाई 2। जरा बताओगे इस इक्वेशन में कितने पैरामीटर? अननोन पैरामीटर एक, आराम से निकल जाएगा।
ठीक है, आराम से निकल जाएगा। बस आपको क्या करना है, सॉल्व करना। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सुनिएगा, 3 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू, लिसन, इक्वल टू, ये वाला एज इट इज रहने दो, 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या जाएगा 25। ये से ये कौन सा कैंसिल आउट। तो जरा सुनिएगा, इसका मतलब ये हो गया कि सर आपका थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अरे होगा। तो सर इसका मतलब ये हो गया कि थीटा इक्वल टू 3 दूना कितना 6 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर कितना -6। अरे क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो ये वाला आपका इसको सोल्व करना है, वही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कौन सा 3 नंबर। अब मैं कोई आंसर याद थोड़ी कर रखा हूँ। ठीक है, ठीक है, जो आप सोल्व कीजिएगा वही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अरे क्लियर है। अच्छा एक मिनट, यहाँ माइक्रो गिवन है ना, और आसान हो जाएगा। ठीक है, आपका माइक्रो गिवन है, तो एक बात जरा देखिएगा, तो ये निकल जाएगा, ये तो हमारा निकला कितना 3 माइनस कितना थीटा बाई 2। तो सर 3 माइनस थीटा बाई 2 तो निकला, लेकिन ये किस में निकला, माइक्रो में, और आसानी हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो में हो जाएगा। तो सर जब ये माइक्रो में निकलेगा, लिखने का जगह नहीं है, नहीं तो और लिखते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, देखो जरा, 3 माइनस थीटा बाई 2 इंटू 10 टू द पावर -6, दिस इज इक्वल टू, लिसन, दिस इज इक्वल टू, ये वाला आपका कौन सा था, ये था ना, नहीं, 1 मिनट, 3 माइनस थीटा बाई 2 इंटू 10 टू पावर -6 करते हैं इसको। यहाँ पे अगर करेंगे इंटू 10 टू पावर कितना -6, फिर तो इतना ही होगा। अरे होगा। ठीक है, तो ये और क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका 3 माइनस थीटा बाई 2 इक्वल टू कितना 2। इसका मतलब थीटा बाई 2 आपका कितना हो गया, आपका हो गया 1, थीटा इक्वल टू कितना 2, आंसर बी आंसर। ठीक है, सो आपको ध्यान में रखना होगा थोड़ा सा यूनिट भी। ठीक है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ए मूविंग क्वाइल ऑफ ए मीटर हैज 100 टन्स। सुनोगे, एक मूविंग क्वाइल है, मतलब PMMC है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग क्वाइल, उसके पास कितना टर्न्स है, टर्न्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं N से, एंड लेंथ एंड डेप्थ ऑफ 100 मीटर एंड 20 mm। ठीक है, 10 mm और 20 mm रिस्पेक्टिवली। इट इज पोजिशन विथ इन ए यूनिफॉर्म रेडियल फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 200 मिली टेस्ला। ठीक है, क्या है टी फॉर किसके लिए, टेस्ला। द कॉइल कैरीज ए करेंट ऑफ 50 मिली एम्पियर, द टॉर्क ऑन द कॉइल इज। सुनिएगा, सबसे पहले मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट कौन सा, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में जो TD होता है उसको बोलते हैं बीना जी। क्या बोलते हैं, बीना जी, बीना, कौन सा, बीना। याद रखिएगा, डिफ्लेक्शन टॉर्क ऑफ परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इज गिवन बाय बीना। बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, आई क्या है, करेंट, एन नंबर ऑफ टर्न्स, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पुटिंग द वैल्यू, फाइंडिंग द आंसर। 200 मिली टेस्ला, तो 200 मिली टेस्ला तो 10 टू द पावर -3 इंटू एम्पियर कितना है 50 मिली, तो 50 मिली तो 10 टू द पावर -3। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 इंटू एरिया, लिसन कौन सा, एरिया।
10 इंटू कितना 20, तो सुनोगे 10 इंटू कितना 20, mm का स्क्वायर होगा ना, अरे mm का क्या होगा स्क्वायर, तो mm का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6 नहीं हो जाएगा, क्योंकि मिलीमीटर 10 टू द पावर -3 उसका स्क्वायर, तो 10 टू द पावर कितना -6। अरे क्लियर, तो जरा देखिएगा, सुन लो, होल्ड डाउन, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 1 कितना 7, अरे कितना 7 होगा, ठीक है, इसका मतलब 7 आपका 0 है, ठीक है, और यहाँ पर है कितना 3 और 3 6, 6 और 6 कितना 12, कितना 12, तो एक बात बताओगे, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू, लिसन, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू, ये कितना आया था 7 ना, 7 और 3 3 6, 6 या 6 12, तो कितना बचेगा -5, अरे क्लियर है, ठीक है, तो सर 5 दूना 10, 10 दूना 20, तो 20 इंटू 10 टू द पावर -5, तो क्या इसको लिख सकते हो 200 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो कितना 200 मिली न्यूटन, टीडी कितना लगेगा, हमको देखना है आंसर किस में है, ठीक है, तो आंसर किस में गिवन है, आपका माइक्रो में, जरा देख लेते हैं, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ी नहीं ना है, ठीक है, 200 माइक्रो, ठीक है, जरा देख लो जरा 200 माइक्रो, तो 200 माइक्रो का मतलब 10 टू पावर कितना -6, तो 10 टू पावर -6 का मतलब ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू पावर -4, ठीक है, तो देख लो कहीं कैलकुलेशन में गलती तो नहीं हुआ है, देख लो कितना है हमारा 200 मिली, तो 200 कौन सा मिली, 200 मिली, 50 मिली, ठीक है, ये मिली हमारा सही है, ठीक है, 100 टन्स, ठीक है, और आपका कितना है 10 इंटू कितना 20, तो 10 इंटू 20 इंटू 10 पावर कितना -6 मिली है ना, तो मिली है तब का ये ठीक है, कहाँ पे, अच्छा एक मिनट देख लेते हैं, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 2 1 3 3 2 5 5 और 2 कितना 7, तो हमारा आपका 10 टू द पावर कितना 7, और ये है 3 और 3 6 6 और 6 12, तो 10 टू पावर कितना -12, तो 10 टू पावर माइनस कितना 5 होगा ना, ठीक है, चलोगे, इसका कितना बचा 2, इसका बचा 2, इसका कितना बचा 5, इसका बचा कितना 2, तो ये 2 इंटू 10 टू पावर कितना -5, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 इंटू 10 टू पावर -5, ठीक है, अब हमको इसको अगर माइक्रो में कन्वर्ट करना है, तो माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल सा इधर देख लो सर, सिंपल सा तरीका है, 20 इंटू 10 टू पावर -5 है ना, ठीक है, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर कितना -5, चूंकि आंसर माइक्रो में तो कोई बात नहीं, माइक्रो में करने के लिए 10 टू दी पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लो और +6 कर दो, नहीं कर सकते हैं, माइक्रो में करने के लिए यही करेंगे ना, ठीक है, तो एक बात बताओगे, तो ये चला जाएगा किसमें माइक्रो में, तो सर ये हो जाएगा 20 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर कितना +6 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो ये तो चला गया माइक्रो में, तो सर इससे कितना बचा 20 इंटू 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो कितना 200 माइक्रो न्यूटन मीटर, क्लियर है 200, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है ना, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ए डीसी एमीटर हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, मतलब ये क्या है पक्का आरएम,
एंड इट्स करेंट रेंज 0 से 100, इसका मतलब सर ये क्या है IM। इफ द रेंज इज टू बी एक्सटेंडेड टू 0 से 500, इसका मतलब सर ये क्या है I। देन मीटर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग सीरीज रेसिस्टेंस, सुनोगे क्वेश्चन क्या है, द मीटर रिक्वायर्ड द फॉलोइंग सीरीज रेसिस्टेंस। पहली बात तो ये, ठीक है, कि अमीटर को रेंज बढ़ाने के लिए संट में लगाते हैं, सीरीज में नहीं लगाते, सीरीज में नहीं लगाते। सो व्हाट इज आंसर डी, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन क्या है इनकरेक्ट। अरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सीरीज लगे हुए नहीं करते हैं, संट लगाते हैं, क्या लगाते हैं संट लगाते हैं, सीरीज नहीं लगाते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन का डाटा ही गलत है, क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। एक बात जानते हो, अगर कहीं पे क्वेश्चन इनकरेक्ट वाला जब हो ना, ठीक है, तो एक बार संभल जाओ कि वाकई में कुछ ऐसा है क्या कि क्वेश्चन सेटर को इतना बोलना पड़ गया कि क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, 16 क्या है, ए करेंट ऑफ -8, ए करेंट ऑफ -8 प्लस 6√2 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री एम्पियर इज पास थ्रू 3 मीटर। 3 मीटर से पास कराया जा रहा है। 3 मीटर कौन कौन सा है, पहला मीटर क्या है PMMC, दूसरा क्या है RMS मीटर, और तीसरा क्या है मूविंग आयरन। ठीक है, तीनों से पास करा जा रहा है। बोल रहा है द रिस्पेक्टिव रीडिंग क्या क्या होगा जब इस करंट को PMMC से पास कराया गया होगा, तो वह सिर्फ DC को मेजर किया होगा। तो जो PMMC क्या मेजर करेगा, DC, यस और नो। RMS में तो नाम से ही क्लियर है, क्या चेक करेगा, RMS चेक करेगा, RMS मेजर करेगा। तो सुनना ध्यान से, इसका RMS क्या होगा। इस टाइप का जो RMS होता है, उसका RMS वैल्यू का फॉर्मूला होता है क्या, अंडर रूट, कौन सा, अंडर रूट DC का स्क्वायर, कौन सा, DC का स्क्वायर -8 का स्क्वायर प्लस इसका RMS, तो 8√2 अपॉन कितना, √2, और उसका कौन सा स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है, तो सुनना ध्यान से। तो ये कितना रहा सर, 10 पक्का, ठीक है, तो ठीक है, हम तुम्हारा बात मान लेते हैं, कितना 10। और जो ना तीसरा कौन है, मूविंग आयरन। मूविंग आयरन क्या मेजर करता है, RMS, अरे करता है RMS, इसलिए -8 10। तुम घबराओ मत, ठीक है, क्या है 10 आया है, हाँ अच्छा 6 है, ठीक है, हो गया, 10 आया है, ठीक है। सो C इज द करेक्ट आंसर। हो गया, क्या वही आएगा। मूविंग आयरन क्या मेजर करता है, RMS। मूविंग आयरन अगर यहाँ पे एक और इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया जाता, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर, तो भी 10। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एनालॉग वोल्टमीटर इज डिजाइंड आफ्टर यूज ऑफ एक्सटर्नल मल्टीप्लायर सेटिंग। एन एनालॉग वोल्टमीटर डिजाइन किया जा रहा है वेन विथ ए मल्टीप्लायर सेटिंग ऑफ 20 किलो ओम। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मल्टीप्लायर सेटिंग, जो मल्टीप्लायर सेटिंग का मतलब है कि ये क्या है RS, कौन सा RS। इट रीड्स कितना 400, इसका मतलब ये क्या है V, ये कितना है V। द सेटिंग विल बी, कह रहा है कि एक एनालॉग वोल्टमीटर को डिजाइन किया जा रहा है ताकि उसके रेंज को बढ़ा दिया जाए। बढ़ाने के लिए क्या किया, 20 किलो ओम का रेसिस्टेंस उसमें कनेक्ट किया, और जब वो कनेक्ट किया तो 440 वोल्ट मेजर कर रहा है। तो क्वेश्चन में है द सेटिंग विल बी इन सीरीज, इन शंट, A एंड B बोथ कांट एक्सटेंड रेंज। कौन सा आंसर होगा, B, सॉरी कौन सा आपका A इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है, वोल्ट मीटर, कौन सा वोल्ट मीटर। मैंने बोला वोल्ट मीटर में
जो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस किस में लगाएंगे, सीरीज में, और उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई। तुम देख लो डाटा कितना है, 20 किलो है, ठीक है। कौन सा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IM। वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IM, सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी इक्वल टू कितना होता है, 1/IM। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग पहुंचे इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर पे, ठीक है। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल्स हैविंग करंट I1 एंड I2। हम लोग आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में दो कॉइल होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल, एक को बोलते हैं मूविंग कॉइल। क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल। जो फिक्स्ड कॉइल होता है उसको ही बोलते हैं करंट कॉइल, और जो मूविंग कॉइल होता है उसको ही बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल और वोल्टेज कॉइल। क्लियर है। दो कॉइल होता है, करंट कॉइल और मूविंग कॉइल। करंट कॉइल को ही बोलते हैं फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल को ही बोलते हैं पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, ठीक है। I1 एंड I2 द डिफ्लेक्शन टॉर्क विल बी कंसिस्ट ऑफ। डिफ्लेक्शन टॉर्क क्या होता है, तो इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में जो डिफ्लेक्शन टॉर्क होता है वो होता है I1 इंटू I2 इंटू dm/d थीटा। m क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। m क्या है यहाँ पे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये है डिफ्लेक्शन टॉर्क का इक्वेशन, और इसी डिफ्लेक्शन टॉर्क क्वेश्चन में पूछा है द डिफ्लेक्शन टॉर्क विल कंसिस्ट ऑफ, क्या आंसर, सी इज द आंसर। उन्नीस के बाद 20। इफ मीटर करेंट इज 2 मिली एम्पियर, द वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी विल हैव मैग्नीट्यूड ऑफ। मीटर करंट कितना है, 2, तो इसका सेंसिटिविटी निकालना है SV, तो SV इक्वल टू कितना, 1/IM, तो 1 कितना 2, मिली गया ऊपर तो कितना 3, तो ये कितना 500, ठीक है। तो मीटर करंट कितना 2 मिली गया ऊपर तो 10 कितना 3, बचा नीचे कितना 2, तो 1000/2 कितना 500 ना। अच्छा ठीक है, एक यहाँ लगा दो, ठीक है। हमें लगता है शायद वहाँ पे 20 मिली एम्पियर होना चाहिए था, ठीक है। अरे क्लियर, अगर 20 हो रहा था कितना आंसर, सी, ठीक। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड इन द फैब्रिकेशन ऑफ स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस ऑफ ए PMC इंस्ट्रूमेंट। सुने, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन जिसका ये दिमाग लगाया होगा, ठीक है, जो ये दिमाग लगाया होगा, ठीक है, वो उसके क्वेश्चन से ये आंसर निकल गया होगा। स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस में क्या लगाते हैं, मैंगनीज। इससे पहले वाला क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैंगनीज स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। किसके लिए, टेम्परेचर के लिए। अब क्वेश्चन में यह पूछ दिया है कि स्वैम्पिंग रेसिस्टेंस बनता किससे है, तो मैंगनीज से। जिसका दिमाग खुला रहेगा, ठीक है, वो समझ जाएगा, ठीक है। चलोगे, इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर हाउ मेनी कॉइल्स प्रेजेंट, 2 कॉइल। कितने कॉइल, 2 कॉइल, करेंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल, फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, ठीक है। तो 2 कॉइल, ठीक है। इन इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर DC पावर मेजर्ड बाय, कौन सा, DC पावर मेजर्ड बाय VI cos phi, VI sin phi कांट मेजर। एक बात याद रखिएगा, DC, कौन सा, DC। cos phi तभी आता है जब क्या आता है, AC आता है। क्या आता है, AC। DC के केस में cos phi कितना 1, सो हमेशा कितना ये VI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 किससे रिलेटेड है, एनर्जी मीटर। किससे, एनर्जी। तो मतलब मैं इस टेस्ट को बैलेंस करने की पूरा कोशिश किया हूँ, ठीक है। बेसिक भी दिया हूँ, PMMC भी दिया हूँ, मूविंग आयरन भी दिया हूँ, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर भी दिया हूँ और एनर्जी मीटर भी दिया हूँ।
ठीक है। अगले क्वेश्चन में, अगले जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में, आज वाले टेस्ट में इतना तो क्लियर लग रहा होगा कि हमने पीएमसी पे फोकस ज़्यादा किया है, ठीक है, पीएमसी प्लस बेसिक पे फोकस किया है। जो अगला टेस्ट होगा वो डेफिनेटली मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर और एनर्जी मीटर पे ज़्यादा होगा। मतलब ये कि आप दोनों को बैलेंस कर लेंगे तो हमें लगता है कि मेजरमेंट का क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। हाँ, 24 और 25 हमारा किससे है? एनर्जी मीटर से। एनर्जी मीटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ पावर विच इज़, जो भी एनर्जी मीटर होता है वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी बिल देता है जो पावर कंज्यूम होता है। पावर क्या होता है? कंज्यूम। पावर कंजम्पशन का जो बिल आता है वो हमें देता है। पावर कंजम्पशन हमेशा किलोवाट आवर में होता है। किस में होता है? किलोवाट आवर में होता है, जिसको बोलते हैं 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमेशा पावर लॉस का होता है, और पावर लॉस किस में होता है? वाट में। किस में होता है? वाट में। तो पूरा बिल निकालने के लिए क्या करते हैं? किलोवाट आवर बोलते हैं, तो हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा किलोवाट, वाट किसका यूनिट है? 3 पावर होते हैं हमारे पास, 3 पावर होते हैं, एक्टिव, रिएक्टिव और टोटल। एक्टिव का पावर कितना, क्या होता है? यूनिट, वाट। रिएक्टिव का VAR, और टोटल का क्या होता है? VA। कौन सा? VA। तो किलोवाट आवर, किलो हटाओ आवर हटाओ, किस बीच में क्या है? वाट। सो आंसर क्या होगा? ए, रियल पावर। कौन सा? रियल पावर। एक्टिव पावर को ही क्या बोलते हैं? रियल पावर। एक्टिव को ही बोलते हैं रियल, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। इसी को बोलते हैं वाटेज पावर। क्या बोलते हैं? वाटेज पावर। इसके कई सारे नाम हैं, पर्यायवाची शब्द इसके बहुत सारे हैं, ठीक है। एक्टिव पावर, रियल पावर, इफेक्टिव पावर, वाटेज पावर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। सुनिएगा, मीटर कांस्टेंट ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन, होता क्या है? सबसे पहले एनर्जी मीटर, एनर्जी मीटर काम करता है, एनर्जी मीटर काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल। किस पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। पहला बात, जब एनर्जी मीटर में करंट जाता है, जब एनर्जी मीटर में करंट जाता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की वजह से उसमें होता है डिस्क, एल्युमिनियम का क्या होता है? डिस्क। वह डिस्क घूमना स्टार्ट करता है। जब वो डिस्क घूमना स्टार्ट होता है तो हम लोग उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं कौन सा? N। तो N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स बाय किसके द्वारा? डिस्क के द्वारा। वो कितना बार घूम रहा है, जितना बार घूमेगा उसके अनुसार से हमारा बिजली बिल बनता है। अरे क्लियर है? और जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है K इंटू कौन सा? एनर्जी। K इंटू कौन सा? एनर्जी। जहां पे K को बोलते हैं मीटर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? मीटर कांस्टेंट। अरे क्लियर है? ठीक है। तो मीटर कांस्टेंट K इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन कौन सा? एनर्जी। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? मीटर कांस्टेंट में क्या क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ टर्न्स, कितना बार घूम रहा है, ठीक है। और कौन सा? एनर्जी कंज्यूम। इसका मतलब कौन सा? A एंड B। अरे क्लियर? बोथ A एंड B। यहां तक समझ में आया? अरे क्लियर है? तो नेक्स्ट जो टेस्ट होगा, सुनिएगा, जो सॉम का अभी तक आपका सिर्फ सॉम का पेंडिंग है ना? हाँ, सॉम का पेंडिंग है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल कल आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो सॉइल आज हुआ है ना, सॉइल हुआ है ना, ठीक है, इसका डिस्कशन कल होगा, ठीक है। और कल जो आपका टेस्ट है सो है ही, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं।